हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 66 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 11 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम प्रोबेबिलिटी करेंगे। ठीक है, तो आज नया चैप्टर आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी एंड इंट्रोडक्शन। आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है और कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो, आप अगर अपनी डेली लाइफ में देखो ना, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप कोई एक चीज होती है वो डिसाइड नहीं कर पाते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। आई डाउट इट विल रेन टुडे, मतलब आपको डाउट है कि शायद आज बारिश होगी, पर आप कंफर्म नहीं हो कि आज बारिश होगी, है ना। तो आप सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हो कि शायद से आज बारिश हो जाए। ठीक है, या फिर आपने जैसे लगाया है प्रोबेबली देयर विल बी नो पॉल्यूशन टुमारो, शायद कल शायद पॉल्यूशन ना हो। प्रोबेबली प्रोबेबली का मतलब ही क्या है, शायद। ठीक है ना, आप कंफर्म नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पर है चांसेस आर हाई दैट बॉस विल एग्री टू इंक्रीज माई सैलरी। तो इतने चांसेस हैं, मतलब आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि शायद जो आपका बॉस है जहां पर आप काम करते हो वो आपकी सैलरी बढ़ा देगा, और आप कंफर्म नहीं हो किसी भी चीज के लिए। इन तीनों ही सिचुएशन में आप एक डाउट में हो, सिर्फ आप एक अनुमान लगा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर, इन अदर वर्ड्स द सिचुएशन स्टेटेड अबव आर नॉट सर्टेन टू हैपन, दैट इज द सिचुएशन आर अनसर्टेन, कंफर्म नहीं है वो हमारे पास कि होगी होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज का एक अनुमान लगाना। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है। मैंने आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, तो उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, साथ साथ आपके और चैप्टर्स भी मैंने करवा दिए, एनसीईआरटी के कुछ कवर करा दिए। ठीक है, और सपोर्ट मटेरियल के भी चैप्टर्स मैं आपके करवा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, प्री बोर्ड भी आने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप वहां पर से वो चैप्टर्स जो है वो कर लीजिए और सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर्स को कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको तीन चीजों में बांट दी है, एक ट्रायल, एक आउटकम और एक इवेंट। ट्रायल मतलब कोई भी आप एक जो एक्शन कर रहे हो, जैसे कि आपको पता है ना, अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करके डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो टीम है वो पहले खेलेगी, होता है ना ये। ठीक है, क्रिकेट में ज्यादातर हम लोग करते हैं ये। ठीक है ना, तो डूइंग एन एक्शन जैसे टॉसिंग अ कॉइन या फिर थ्रोइंग अ डाइस, अगर हम लूडो खेल लें तो डाइस को थ्रो करेंगे ना, तो वो है आपके पास ट्रायल। अब जब आपने डाइस को थ्रो किया तो आपको ये नहीं पता उस पर 1 2 3 4 5 6 में से क्या आएगा, कोई सा भी नंबर आ सकता है। कंफर्म तो नहीं होते ना आप कि हाँ नहीं मेरा 6 ही आएगा अगर मैं डाइस थ्रो करूंगा, या 5 ही आएगा। ठीक है, तो ट्रायल का मतलब ये होता है आप कोई भी जो एक एक्शन कर रहे हो वो। आउटकम मतलब उसके क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट ऑफ द एक्शन। और इवेंट मतलब कलेक्शन ऑफ सम ऑफ द आउटकम, उनके जो आउटकम्स हैं उनका कलेक्शन, उसको हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है, ये बाकी और अच्छे से आपको तब समझ में आएंगे जब आप इनके क्वेश्चंस करोगे। ठीक है ना, अब आपको प्रोबेबिलिटी पता चल गया। इंट्रो मैंने आपको अपनी वीडियो में अलग से भी दे रखा है, तो आप वहां से भी उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पीई। ई का मतलब यहाँ पर है इवेंट। इवेंट मतलब क्वेश्चन में जिस चीज की भी प्रोबेबिलिटी आपसे बोलेगा वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब जो आपको चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एक एग्जांपल देके कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो मुझको पता है या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना, अब मैंने आपको बोला अगर हेड आया, हम दोनों एक गेम खेल रहे हैं आप और मैं, अगर हेड आया तो मैं गेम स्टार्ट करूंगी और टेल आया तो आप गेम स्टार्ट करोगे। तो फिर कितने चांसेस हैं कि हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड एक बार लिखा है ना। अब मैं हेड सोच रही हूँ तो वो है मेरा फेवरेबल आउटकम, तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितने आउटकम्स हैं उसके, 2 ही आउटकम्स है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो आ जाएगा 2। तो 1/2 मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, हेड आने की, तो यहाँ लिख देंगे हेड इवेंट की जगह। ठीक है, अब अगर आपकी बारी हो कि आप सोचो कि टेल आएगा, तो आप भी तो गेम स्टार्ट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके लिए भी यहाँ 1 ही है, क्योंकि उस कॉइन पे टेल एक ही बार लिखा हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास 2 ही रहेंगे, क्योंकि कॉइन जब आप टॉस करोगे तो 2 ही चीज आ सकती है, एक हेड या टेल। ठीक है, बट आप यहाँ पर इवेंट की जगह क्या लिखोगे, अपने में टेल लिखोगे। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कोई इवेंट अगर ना हो, द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड एज ई बार, उसको इससे डिनोट करते हैं। कोई इवेंट ना हो, जैसे मैंने बोला अभी कि हेड आया होगा, तो इसका मतलब टेल नहीं आया होगा ना, तभी तो हेड आया है। तो अगर मैं आपसे बोलूं टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आने की ही प्रोबेबिलिटी पता चलती है, नहीं, कुछ चीज ना आने की भी पता चल सकती है। तो टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी क्या,
1 में से जो हेड आया है उसकी प्रोबेबिलिटी घटा दो, तो 1/2 ही होगी, है ना। माइनस करोगे आप 1 में से 1/2 तो 1/2। ठीक है, तो कोई अगर इवेंट नहीं हो रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालने वाले हो, P ब्रैकेट में E ऊपर बार लगाओगे। ठीक है, ये नॉट हैपनिंग की है, 1 माइनस PE जो इवेंट हुआ था उसकी। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चला कि इवेंट के होने और इवेंट का ना होना उन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। एक इवेंट के होने का और एक इवेंट के ना होने का सम होता है हमारे पास 1। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, टेल के ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, दोनों को जोड़ दो तो 1 आ गया। या फिर मैं ये बोलूं हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी भी तो 1/2 है, हेड नहीं आएगा तो टेल ही आएगा ना, तो 1 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके पास 1 वर्ड आ जाते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन। आपसे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 1। यहाँ 0 आएगा, लिखा हुआ नहीं था। इसका मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो फिर प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, 0 और 1 के बीच में होगी प्रोबेबिलिटी, हमेशा बिटवीन 0 एंड 1। यहाँ भी 0 आएगा, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। तो आपका आंसर भी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। अगर आपका आंसर 0 से कम आ रहा है या 1 से ज्यादा आ रहा है सॉल्व करके, इसका मतलब आप ये समझना आपने कहीं गलती की है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट। जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं उन सबका सम हमेशा 1 होता है, हमेशा। ठीक है, जैसे टेल आना और हेड आना दोनों हो सकते हैं, टेल भी आ सकता है हेड भी आ सकता है। अब आप दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो तो हमेशा 1 ही आएगा। तो जो भी इवेंट आप ले रहे हो, ठीक है, उसकी चांसेस दोनों के जितने भी उसके अंदर वो चीज है, आपने क्या इवेंट ऑफ ट्रायल है, जितने भी चांसेस है उन सबके सम क्या होगा, उन प्रोबेबिलिटी का 1 होगा। ठीक है, द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं इम्पॉसिबल इवेंट का, डाइस पे 7 आना। मतलब हम एक गेम खेल रहे हैं और मैं ये सोच के बैठी हूँ कि काश मैं जब डाइस थ्रो करूं तो 7 आए। आ सकता है क्या डाइस पे 7? 7 तो लिखा ही नहीं होता डाइस पे, तो आएगा कहां से? 6 तक के नंबर लिखे होते हैं उस पे। तो वो मेरे लिए है इम्पॉसिबल इवेंट। तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कभी भी नहीं आएगा ना डाइस पे तो 7, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है, या फिर मैं आपको अगला बताती हूँ, उसमें द इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, होगा ही होगा, सर्टेन टू हैपन है, इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 1। इसको आप श्योर इवेंट्स भी बोल सकते हो, ये इसका दूसरा नाम है, जो होगा ही होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, तो कंफर्म है ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ही आएगा, थर्सडे तो डायरेक्ट नहीं आ सकता कि वेडनेसडे वाला डे बीच में स्किप हो जाएगा और ट्यूसडे के बाद सीधा थर्सडे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। ये तो श्योर है कि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ही आना है। आप श्योर हो ना इस चीज के लिए, या डाउट में हो इस चीज के लिए? नहीं हो ना डाउट में, श्योर हो आप, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जिस चीज के लिए आप बिल्कुल कंफर्म हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और जो चीज के लिए आप कंफर्म हो कि ये तो हो ही नहीं सकती, एक इम्पॉसिबल चीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। और जिसमें आप डाउट में होते हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है वो समझते हैं। कह रहे वी हैव अ बैग कंटेनिंग 14 पिंक बॉल्स, 11 ब्लू बॉल्स एंड 15 येलो बॉल। एक बैग है, उसके अंदर कुछ बॉल्स है, पिंक ब्लू और येलो, 3 कलर की बॉल है। पिंक कलर की है 14, अब ब्लू कलर की है 11 और येलो कलर की है 15। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल बॉल्स कितनी है बैग के अंदर, तो आप तीनों को प्लस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल बॉल्स। तो टोटल बॉल्स आपके बैग के अंदर है 40 बॉल्स हैं आपके बैग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम द बैग। अगर हम बैग से एक बॉल निकाले तो वो है मेरा ट्रायल। ठीक है ना, ट्रायल मतलब क्या था, कोई भी जो आप एक्शन कर रहे हो। ठीक है ना, अगला आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बॉल कम आइदर पिंक ब्लू और येलो। जब आप एक बैग के अंदर से बॉल निकाल लो और बिना देखे निकाल लो ये बॉल आप, ठीक है, रैंडमली कोई एक बॉल निकाल लो, तो वो तो पिंक भी आ सकती है, ब्लू भी आ सकती है और येलो भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है। तो वो है मेरे पास आउटकम, जो वो बॉल निकल के आएगी। गेटिंग अ बॉल ऑफ एनी कलर, वो आ जाएगा इवेंट। ठीक है, गेटिंग रेड कलर बॉल, अब बैग के अंदर थी रेड कलर बॉल? नहीं, बैग के अंदर तो पिंक बॉल थी, ब्लू बॉल थी और येलो बॉल थी, रेड तो थी ही नहीं। तो अगर मैं कहूँ रेड कलर की बॉल आई है मेरे पास, आ सकती है? नहीं आ सकती, तो वो है मेरा इम्पॉसिबल इवेंट,
जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस बैग के अंदर रेड बॉल है ही नहीं, तो आएगी कहां से। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज भी बता दिया कि कौन सा क्या चीज है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, कह रहा है लेट E1 इज इक्वल टू गेटिंग अ पिंक बॉल। E1 मैंने माना कि जब मेरे पास पिंक बॉल आएगी, E2 मैंने माना जब मेरे पास ब्लू बॉल आएगी, और E3 मैंने माना जब मेरे पास येलो बॉल आएगी। ठीक है, और E4 मैंने माना जब मेरे पास रेड बॉल आएगी। 4 इवेंट्स ले लिए मैंने यहाँ पर, एक पिंक के लिए, एक ब्लू के लिए, एक येलो के लिए, एक रेड के लिए। चारों की प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ। तो E1 कैसे निकालोगे? E1 क्या था? पिंक बॉल। कितनी है पिंक बॉल? 14। 14 में से कोई सी भी आ सकती है ना, तो 14 अपॉन 40 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर्मूला था, तो 14 आ गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 40 बॉल्स हैं, तो नीचे 40 आ गया। ठीक है, आपने इसको डिवाइड किया, आपका आंसर आ जाएगा 1 से कम ही आएगा। ठीक है, अब E2 आपने माना था, ठीक है, इनके आगे सबके आगे P भी लिखना है आपको। E2 आपने माना था किसके लिए? ब्लू बॉल के लिए। ब्लू बॉल आपके बैग में थी 11, तो फेवरेबल आउटकम 11 आ जाएगा, टोटल आउटकम 40 आ जाएगा। आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 से कम। ठीक है, P3 आपने E3 आपने क्या माना था? कौन सी बॉल? येलो बॉल। तो येलो बॉल आपके पास 15 है और टोटल बॉल्स आपके पास 40 है। ठीक है, तो फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब आती है बात E4, आपने रेड बॉल को माना है। रेड बॉल तो है ही नहीं ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी, क्योंकि ये मेरे पास इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो PE4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हमने एक और चीज की थी कि जितने भी इवेंट्स होते हैं उनका अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो हमेशा 1 आना चाहिए। की थी ना, एक बार जरा इनको प्लस करते हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों को प्लस करते हैं। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे ना, तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। आप प्लस करके देखना इन तीनों को, तो 1 आएगा। 14 प्लस 11 प्लस 15, नीचे के बेस तो सेम है, आप ऊपर का न्यूमरेटर ही तो ऐड करोगे। तो 14, 11 और 15 को ऐड करोगे तो 40 आएगा, और 40 डिवाइडेड बाय 40 लो, आपका आ गया 1। तो ये आपका चेक करने का तरीका है एक तरीके से। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस में। बहुत आसान क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर, लिस्ट ऑल द आउटकम्स ऑफ चूजिंग अ डे ऑफ द वीक स्टार्टेड विद लेटर W। कह रहा वो सारे आउटकम्स लिखो, ठीक है, जो वीक में W लेटर से डे शुरू होता हो। तो आपके वीक में 7 डेज होते हैं, तो कितने डेज ऐसे हैं जो W से शुरू होते हैं? एक ही है ना शायद से, वेडनेसडे। तो इसका तो डायरेक्ट ही आंसर निकल रहा है वेडनेसडे, एक ही आउटकम है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आउटकम इज इक्वल्स टू वेडनेसडे, और कोई है ही नहीं। हाँ, अगर मुझसे बोलता T वाला हो तो मैं ट्यूसडे और थर्सडे दोनों लिखती, है ना। M वाला बोलता तो मैं मंडे लिखती, ठीक है ना, पर उसने सिर्फ मुझे W वाला बोला तो मैंने वेडनेसडे लिख दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इट इज टू परचेज अ कार फ्रॉम बाइक शोरूम। कह रहा है ये कौन से तरीके का इवेंट है कि आपने एक कार खरीदी है बाइक के शोरूम से। बाइक के शोरूम से कार मिल सकती है? बाइक के शोरूम से बाइक ही मिलेगी, कार तो नहीं मिलेगी, वो तो कार के शोरूम से मिलेगी। तो मतलब मेरे को बाइक के शोरूम से कार नहीं मिल सकती ना, ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो ये कौन सा इवेंट हुआ? ये मेरा हुआ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रवि एंड दीपक आर प्लेइंग अ गेम। दो बॉयज हैं, एक रवि और एक दीपक, ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक विनिंग द गेम इज 7/9। कह रहा है दीपक के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 7/9। तो फिर बताओ रवि के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? है ना, दोनों में से कोई भी जीत सकता है ना, दीपक भी और रवि भी। तो दीपक के जीतने की दे रखी है, रवि की पूछ रहे हैं। अभी हमने किया था कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता ही नहीं होता। तो जब दीपक की इतनी है तो रवि की कितनी होगी? इसको 1 में से हटा देती हूँ तो रवि की आ जाएगी। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि विनिंग द गेम, तो कितनी होगी? 1 - 7/9। ठीक है ना, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? आप यहाँ पर इसके बेस सेम कर लो, 9/9 - 7/9, तो आपका आंसर आ गया 2/9। इसका मतलब रवि के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है, और दीपक के जीतने की तो हमें दे ही रखी है 7/9। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपसे यहाँ कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन, ये भी अभी हमने किया था। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, और 0 से एंड ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। हाँ, 0 भी हो सकती है, 0 उसकी होगी जो इम्पॉसिबल इवेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट क्वेश्चन है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हरजिंदर्स बर्थडे टू बी अ प्राइम नंबर डेट इन द मंथ ऑफ अगस्त। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि हरजिंदर का बर्थडे जो है ना वो एक प्राइम नंबर की डेट हो अगस्त के महीने में। तो प्राइम नंबर होते कौन कौन से? अगस्त के महीने में देखो 31 डेज होते हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना प्राइम नंबर लिख लेती हूँ। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं मेरे पास? वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं, है ना। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया और 31 हो गया। इसके आगे तो लिखूंगी नहीं क्योंकि अगस्त के महीने में सिर्फ 31 डेज ही होते हैं। तो 31 तक मैंने सारे प्राइम नंबर लिख लिए। अब मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कह रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला था हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही था ना फॉर्मूला। तो फेवरेबल आउटकम मतलब आपसे कह रहा था प्राइम नंबर वाले, तो गिन लेते हैं कितने प्राइम नंबर है। पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं पी। अब इवेंट क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर डेट, तो यहां लिख देंगे गेटिंग अ प्राइम नंबर डेट। तो कितने हैं प्राइम नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ 11 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके पास? अगस्त में कितने मंथ होते हैं, कितने डेज होते हैं? 31। तो 11/31 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है ना। आप यहाँ पर इसके ऊपर ये भी लिख सकते हो, इसके साथ साथ ऊपर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 31। पहले आप शो कर सकते हो कि अगस्त के मंथ में 31 डेज होते हैं, उसके बाद आप ये कर सकते हो। ठीक है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन थे आपके पास। ठीक है। इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 66 आपके यहाँ कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 67 जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।